अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 कि जो हमारे पास पार्ट नंबर 7 है PII, जो कि हमारे पास है पी स्क्वेयर r पावर 4 कामा p पावर 4 q पावर 5 r स्क्वेयर और लास्ट में है पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर। तो इसमें हमारे पास 3 एक्सप्रेशन गिवन हैं और हमने इसका HCF फाइंड करना है। सबसे पहली एक्सप्रेशन है पी स्क्वेयर आर पावर 4। इसको अगर सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते तो इसको हम लिख सकते हैं p मल्टीप्लाई बाई पी, और r पावर 4 को हम लिख सकते हैं r मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय r। 2 दफ़ा पी स्क्वेयर है तो 2 दफ़ा p आ जाएगा, और r पावर 4 है तो 4 टाइम r आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है p पावर 4 q पावर 5 और r स्क्वेयर। तो इसका मतलब है 4 दफ़ा p है तो p मल्टीप्लाई बाई पी मल्टीप्लाई बाई पी और मल्टीप्लाई बाई पी। 4 दफ़ा p लिख लेंगे, 5 दफ़ा q लिख लेंगे तो ये बन जाएगा 5 दफ़ा q, 3 और 1 4 और 1 5। ये हमारे पास आ गया 5 टाइम q, और हमारे पास 2 टाइम r है तो साथ में लिख लेते हैं 2 टाइम r। तो ये हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन को भी हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट हम थर्ड एक्सप्रेशन को अगर सिंप्लीफाई फॉर्म में लेके पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर को प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके तो ये बन जाएगा p मल्टीप्लाई बाई पी मल्टीप्लाई बाई क्यू मल्टीप्लाई बाई क्यू। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास हमने तीनों एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया सिंप्लीफाई करके। अब हमने पेयर बनाने हैं, तो एक पेयर तो हमारे पास ये आ जाएगी p की, एक पेयर बन जाएगी। इसी तरह p की हमारे पास एक और पेयर ये भी बन जाएगी। तीनों में देखना है। उसके बाद अगर q की बात की जाए तो q हमारे पास, तो p के हमारे पास 2 जोड़े बन गए हैं। इसके अलावा ऐसा कोई भी टर्म मौजूद नहीं है जो इन तीनों में हमारे पास मौजूद हो। इन दो का तो आपस में जोड़े बनते हैं, लेकिन हम HCF के केस में 2 का जोड़े नहीं देखते हैं, बल्कि हम देखते हैं कि ओवरऑल तीनों के पेयर बन जाए। तो ओवरऑल यहाँ पर सिर्फ 2 ही p के जोड़े बन सकते हैं। तो HCF हमारे पास आ जाएगा p, इस जोड़े से भी एक उठा ले और इस जोड़े से भी एक उठा ले, p मल्टीप्लाई बाई पी विच इज़ इक्वल टू पी स्क्वेयर। तो इसके साथ पार्ट नंबर 7 का सलूशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। तो पार्ट नंबर 8 हमारे पास है पार्ट नंबर 8 8p क्यूब q पावर 5 r पावर 6 कामा 24 p q पावर 5 और साथ में r है, और लास्ट में है 16 p क्यूब q क्यूब और r पावर 5। तो बुक में आप इसको करेक्ट कर लीजिए, 2 दफ़ा क्यों आया हुआ है, ये लास्ट वाला टर्म r पावर 5 है। सबसे पहले चीज़ फर्स्ट टर्म को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेंगे। थोड़ी सी स्पेस का मसला है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट करके लिखूँगा 8p क्यूब q पावर 5 r पावर 6। इसको हम लिख सकते हैं, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को तो हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। इस तरह मल्टीप्लाई बाई 3 दफ़ा p है, क्योंकि p का पावर 3 है तो 3 टाइम p आ जाएगा। q का पावर 5 है तो 5 टाइम q आ जाएगा। तो ये हमारे पास 5 टाइम q आ गया।
और 6 टाइम आर है तो आर मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर, 1 2 3 4 5। तो ये टर्म इसके बहुत लेंथी आ रहे हैं, इस वजह से हम इसको दो स्टेप में करेंगे। तो ये हमारे पास 8p क्यूब पावर 5 और r पावर 6 को हमने सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास है 24p क्यूब पावर 5 और r, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 24 को 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 और 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह साथ में p का पावर 1 है तो 1p आ जाएगा, q की पावर 5 है तो 5q साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हमारे पास एक r है तो लास्ट में हमारे पास एक r आ जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास बच जाएगा 16 p क्यूब q क्यूब और r पावर 5। अब हमने इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है तो 16 को तो लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 टाइम 2 आ जाएगा 16, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। p क्यूब तो 3 टाइम p आ जाएगा हमारे पास, 3 टाइम q आ जाएगा, तो ये हमारे पास 3 टाइम q आ गया और लास्ट में हमारे पास है 5 टाइम r आ जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय r, 3 और 2 5, 5 टाइम r आ गया। अब ये स्टेप अगर हम ऊपर नीचे लिखते हैं तो ये काफ़ी मसला करते क्योंकि वो लेंथी स्टेप है, तो हम कोशिश करेंगे कि जोड़े बना दें। तो एक जोड़ा तो हमारे पास ये बन जाएगा, इस तरह 2 का हमारे पास एक जोड़ा ये भी बन जाएगा, ये हमारे पास 2 का दूसरा जोड़ा बन गया। 2 का हमारे पास एक तीसरा जोड़ा भी बन सकता है और वो हमने बना लिया ये वाला। 2 का काम तो ख़त्म हो गया। अब बात है p की, तो p की एक पेयर ये बन जाएगी, ये वाली और ये वाली, क्योंकि बीच में ये आ रहा है तो लिहाजा मैं इसको इस तरह बना नहीं सकता, तो एक जोड़ा हमारे पास p का ये आ जाएगा, कंप्लीट पेयर आ जाएगा। इसी तरह p का अगर हम दूसरा जोड़ा देख ले तो वो नहीं बनता। उसकी वजह ये है कि इस वाले टर्म में सिर्फ एक p है, इसका जोड़ा हम तब बना सकते हैं, एक p है तो यहाँ पर p होना चाहिए था, अगर यहाँ पर p होता तो ये जोड़ा बन जाता, लेकिन यहाँ पर p नहीं है तो p का हमारे पास सिर्फ एक ही पेयर बनेगा। तो लास्ट में हमारे पास बच जाएगा अब q, तो q का तो हमारे पास पेयर जो है वो बन सकता है, एक पेयर तो हम ये बना लेते हैं q का, ये हमारे पास एक पेयर बन जाएगा। आप किसी भी तरीके से देख ले, लेकिन q की एक पेयर बनानी है तो इस टर्म से भी q आ गया, इस वाले एक्सप्रेशन से भी q आ गया और इस वाले एक्सप्रेशन से भी q आ गया। एक हमारे पास ये वाला साथ ये वाला, तो एक हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन हो जाएगी क्योंकि मतलब ये एक जोड़ा बन जाएगा, ये इस टर्म में भी q है, इस एक्सप्रेशन में भी q है और इस एक्सप्रेशन में भी q है। इसी तरह अब हमारे पास अगर देखा जाए तो यहाँ पर q का एक और जोड़ा बन सकता है और वो हम ये बनाएंगे q, ये q और साथ में ये q। अगर आप रफ नोटबुक पर इस क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में करें या हॉरिजॉन्टल नोटबुक रखें इस फॉर्म में, लैंडस्केप फॉर्म में, तो आप इस स्टेप को क्लियरली समझ सकते हैं। क्योंकि ये मैंने ऊपर नीचे लिखे हुए तो पेयर बनाने में काफ़ी मसला आ रहा है, लेकिन आप कंसेप्ट सीख लीजिए। तो क्यों कि हमारे पास 3 जोड़े बन गए, एक ये बन गया क्यों का, एक ये बन गया। इसके अलावा अब हम क्यों के पेयर नहीं बना सकते हैं, उसकी रीज़न ये है कि इस टर्म में नीचे जो लास्ट एक्सप्रेशन में उसमें हमारे पास क्यों ख़त्म हो गए। यहाँ पर तो क्यों है, यहाँ पर भी है, लेकिन हम इसको इसके साथ पेयर नहीं कर सकते हैं। तो 3 पेयर का काम हो गया, 2 का भी हो गया, p का भी हो गया और q का भी हो गया। लास्ट हमारे पास अब हमने पेयर बनाना है r का। अब देखते हैं r के कितने पेयर बनते हैं। तो r के हमारे पास सिर्फ एक वाली पेयर बनेगी और वो मैं शो कर लेता हूँ, ये वाली, ये एक पेयर बनेगी
क्योंकि इस टर्म में एक आर आया हुआ है, लेकिन सेकंड जो एक्सप्रेशन है उसमें सिर्फ सिंगल आर है, तो सेकंड एक्सप्रेशन में सिंगल आर की वजह से ये एक पेयर बन जाएगी। इसके अलावा ऐसा आर नहीं है जो तीनों में मौजूद हो। तो अब हम HCF लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास पेयर सारे बन गए हैं। तो HCF हर पेयर से एक उठाए तो 2, इस पेयर से एक उठाए 2, इस पेयर से भी एक उठाए 2 मल्टीप्लाई बाय एक पेयर जी P क्या आ जाएगा। इस तरह 3 पेयर Q के आ जाएंगे तो 3 टाइम Q हो जाएगा, और एक सिंगल टाइम R हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास R का सिर्फ एक ही पेयर बना हुआ है। तो इन सब को अगर हम मल्टीप्लाई करें या इनको सिंप्लीफाई करें तो आंसर आ जाएगा 8P R हमारे पास HCF आ जाएगा इस पार्ट नंबर 8 का। तो इसके साथ पार्ट नंबर 8 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। तो पार्ट नंबर 9 IX जो पार्ट है हमारे पास वो है IX पार्ट 8P² Q³ और R² डिवाइडेड बाय 21S³। इसी तरह सेकंड जो एक्सप्रेशन गिवन है 6P³ R³ डिवाइडेड बाय 7S⁵, ये S है, ठीक है, इसको 5 ना समझे, 7S⁵। और थर्ड जो एक्सप्रेशन गिवन है 10P³ QR⁵ डिवाइडेड बाय S²। तो ये हमारे पास तीनों एक्सप्रेशन हमने लिख लिए हैं। अब हम इसकी HCF फाइंड करेंगे। सबसे पहली चीज़, हम इन तीनों की नॉमिनेटर की एक्सप्रेशन पहले बनाते हैं। तो अब अगर हम लिख ले 8P² Q³ R², मैंने अभी आपको बताया कि सब के नॉमिनेटर की, तो पहले हम इस फ्रैक्शन की नॉमिनेटर की बनाएंगे। फिर इस फ्रैक्शन की नॉमिनेटर का मतलब है फ्रैक्शन के ऊपर वाली पार्ट, और फिर हम इस फ्रैक्शन की नॉमिनेटर वाले को बनाएंगे। तो ये 8 हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 टाइम 2, P² है तो 2 टाइम P आ जाएगा, Q³ है तो 3 टाइम Q आ जाएगा, और 2 टाइम हमारे पास R आ जाएगा क्योंकि R² है। तो ये हमने सिर्फ 8P² Q³ और R² को सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लिया। अब हम लिखेंगे 6P³ R³ को, तो इसको लिख लेते हैं 6P³ R³। डिनोमिनेटर पे नहीं आते, इसकी डिनोमिनेटर को कर लेते हैं। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, P³ है तो 3 टाइम P आ जाएगा, और साथ में 3 टाइम R है तो हमारे पास 3 टाइम R आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर के भी हमने लिख लिया। इस तरह थर्ड के डिनोमिनेटर को भी लिख लेते हैं 10P³ QR⁵। तो 10 को हम लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5, P³ तो 3 टाइम P आ जाएगा। इसी तरह एक Q है तो सिंगल टाइम Q आ जाएगा, और 5 टाइम R है तो R हमारे पास 5 आ जाएंगे, 2 3 4, और ये हमारे पास 5 टाइम R आ गया। अब हम इसके पेयर बना लेते हैं। ये हमने इस फ्रैक्शन के जस्ट नॉमिनेटर लिखे हैं, तो पहले हम नॉमिनेटर का HCF फाइंड करेंगे और फिर डिनोमिनेटर का करेंगे। तो ये हमारे पास एक पेयर बन गया 2 का। नेक्स्ट हमारे पास जो पेयर बनता है वो P का बनता है पेयर, तो ये P का पेयर बन गया। इसी तरह P का एक और पेयर भी बन सकता है, ये वाला P का दूसरा पेयर बन गया। तो P का तीसरा पेयर नहीं बन सकता। नेक्स्ट हमारे पास Q की अगर बात की जाए तो Q की हमारे पास सिर्फ एक ही पेयर बन सकती है, ये वाली। इसके अलावा Q की कोई पेयर नहीं बन सकती। आप इसको भी पेयर कर सकते हैं, इसको भी पेयर कर सकते हैं, ये चीज़ मैटर नहीं करती। तो R के हमारे पास कितने पेयर बन सकते हैं? R क्या हमारे पास एक ये वाली पेयर बन जाएगी। इस तरह R के हमारे पास एक ये वाली पेयर बन जाएगी। कोई मसला नहीं, आप इसको ज्वाइन करें, इसको ज्वाइन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन R की भी हमारे सब पास सिर्फ 2 ही पेयर बनेंगे, एक ये वाली और एक ये वाली। तो अब हम इसको लिख लेते हैं HCF इज इक्वल टू,
ये नॉमिनेटर की बात हम कर रहे हैं, कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय पी मल्टीप्लाई बाय पी मल्टीप्लाई बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय आर और मल्टीप्लाई बाय, हर पेयर से हमने एक एक लिया हुआ है। इससे 2 इससे पी, इससे पी, इससे क्यू और आखिरी 2 से आर। तो इसका HCF अगर आप देख ले नॉमिनेटर का तो वो बन जाएगा 2p² क्यू और r²। लेकिन ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। अब हम करेंगे डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर का अगर हम कर ले तो ये हमारे पास 21s³। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 7। 21 होता है s³ का मतलब 3 दफ़ा s आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट का अगर हम करें 7s⁵, तो 7 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 7। 7 होता है और 5 टाइम s 2 3 4 5, क्योंकि 7s⁵। और लास्ट में हम इसके डिनोमिनेटर का करेंगे तो ये बन जाएगा s²। तो s² का बन जाएगा s मल्टीप्लाई बाय s। अब हम इसका अगर हम HCF निकालें या इसके जोड़े बनाएं तो हमारे पास s का एक जोड़ा बन सकता है। इसी तरह हमारे पास s का एक और जोड़ा ये बन सकता है। और इन 2 जोड़ों के अलावा हमारे पास कोई जोड़ा नहीं बन सकता। तो डिनोमिनेटर का अगर हम HCF निकाल ले तो वो हमारे पास बच जाता है। डिनोमिनेटर का HCF अगर निकाल ले तो वो बन जाता है s मल्टीप्लाई बाय s विच इज़ इक्वल टू s²। तो पहले हमने नॉमिनेटर का निकाल लिया, वो 2p² क्यू r² आ गया। फिर हमने डिनोमिनेटर का HCF निकाल लिया s मल्टीप्लाई बाय s जो कि s² आ गया। तो इसकी कंप्लीट जो HCF आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी। हैंस HCF इज़, ये जो 3 हमारे HCF ऑफ किसका HCF 8pq p² qq r² डिवाइडेड बाय 21s³ कामा 6p³ r³ डिवाइडेड बाय 7s² और 10p³ क्यू r⁵ डिवाइडेड बाय s²। इसका HCF आ जाएगा एज 2p² क्यू r⁵ डिवाइडेड बाय s²। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगी। ये हमारे पास HCF आ जाएगी ये s² तक। तो इसके साथ हमारी सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 की जो पार्ट नंबर 9 की जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो गई। मज़ीद वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारे पास है कि फाइंड LCM। अब हमने फाइंड करना है LCM। इससे पिछले जितने भी पार्ट हमने किए क्वेश्चन 1 के वो हमने HCF फाइंड करना था, और वो HCF फाइंड करना था बाय सिंपलेस्ट मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब LCM फाइंड करते हैं। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है x² कामा 3x x² प्लस 3x सॉरी। सबसे पहली चीज़ हम 2 चीज़ें निकालेंगे। x² को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x। इसी तरह x² प्लस 3x को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास ऐसे सिंप्लीफाई होगा कि इससे x कॉमन ले ले, ये बन जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें ये बन जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3। अब हम लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब जो दोनों में मौजूद हो। दोनों में हमारे पास क्या मौजूद है उससे हम एक ले लेते हैं x। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ गया x। इसी तरह नॉन कॉमन फैक्टर
नॉन कॉमन फैक्टर का मतलब है जो हमारे पास कॉमन नहीं है। तो जो हमारे पास कॉमन नहीं है वो एक x से मल्टीप्लाई और दूसरा है x+3। हम दो चीज़ें निकालेंगे, एक हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे, दूसरा हम नॉन कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर तो वो हो जाएगा जो पेयर हमारे पास आ जाएगी वो कॉमन फैक्टर में आ जाएगी, और नॉन कॉमन फैक्टर वो आ जाएगा जो हमारे पास पीछे बच जाएगा, जो पेयर के फॉर्म में नहीं बन सकता तो वह नॉन कॉमन फैक्टर आ जाएगा। एलसीएम किसके इक्वल होता है? एलसीएम इक्वल होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, कि ये जो कॉमन फैक्टर है वो मल्टीप्लाई करे तो कॉमन फैक्टर क्या है? x मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन क्या है? x इंटू x+3। तो इनको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा x² इंटू x+3। तो ये हमारे पास आ गया जी एलसीएम पार्ट नंबर 1 की। सेम टू सेम वही ट्रैक से जस्ट हमने थोड़ी सी चेंजेस इसमें की है। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास है a² माइनस a कामा a³ माइनस a। तो सेम वही कंसेप्ट है। सबसे पहली चीज़ हम निकालेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a² माइनस a को अगर सिंप्लीफाई करना है तो इसमें से सिर्फ a कामन अगर लिया जाए तो पीछे बच जाएगा a-1। तो a² माइनस a अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर आता है a इंटू a-1। इस तरह a³ माइनस a सेकंड वाले को अगर सिंप्लीफाई करें, इनसे अगर a कामन ले तो पीछे हमारे पास बच जाएगा a² माइनस 1। नेक्स्ट हम इसको लिख देते हैं a इंटू a² माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1², क्योंकि 1² और 1 एक ही बात होती है, दोनों स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएंगे तो फार्मूला बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा a इंटू a-1 इंटू a+1। तो अगर देख ले तो a² माइनस a को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो उसका आंसर आ गया ये वाला सिंप्लीफाई फॉर्म में, और a³ माइनस a को जब सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर आ गया ये वाला। अब इसको लिख लेते हैं a² माइनस a, ये किसके इक्वल आ गया? a इंटू a-1 के। इसी तरह अगर हम देख लेते हैं a³ माइनस a, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया? a इंटू a-1 इंटू a+1। तो सेम उसी तरह इसके पेयर बना लेते हैं। कॉमन फैक्टर एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। तो अगर हम कॉमन फैक्टर निकाल लें तो कॉमन फैक्टर एक a आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय और एक आ जाएगा a-1। मतलब कॉमन का मतलब इनके जो पेयर में से हम लेते हैं वो कॉमन होता है। नॉन कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है जो पेयर के बगैर बच गया, तो पेयर के बगैर जो बचता है वो जस्ट a+1 बच गया। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए पहले हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं, फिर नॉन कॉमन फैक्टर निकालते हैं, और आखिर में हम एलसीएम का फार्मूला लगा लेते हैं। तो एलसीएम का फार्मूला होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो अगर देखा जाए कॉमन फैक्टर हमारे पास a इंटू a-1 है मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर a+1 है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा, तो एक दफ़ा मैं दोबारा लिख लेता हूँ a इंटू a-1 इंटू a+1। ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास है b² माइनस 9 और b² प्लस 3b। सेम टू सेम पहले b² माइनस 9 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक एक्सप्रेशन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे और फिर दूसरे एक्सप्रेशन को करेंगे। b² माइनस 9 को हम लिख सकते हैं b² माइनस 9 को हम लिख लेंगे 3²। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा b माइनस 3 इंटू b+3। तो ये हमारे पास पहली एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो गई। नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है b² प्लस 3b, इनको अगर सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ से हम b कामन ले लेते हैं, क्योंकि b दोनों टर्म में मौजूद है, तो इस टर्म में b बच जाएगा और इस टर्म में 3 बच जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन भी सिंप्लीफाई हो गई। अब अगर हम इनको ऊपर नीचे लिख ले b² माइनस 9
इज़ इक्वल टू, तो इसका आंसर हमारे पास आया था b-3 और b+3। सिमिलरली अगर b² प्लस 3b को लिख ले तो इसका आंसर आया था b b+3। अब इनके जोड़े बना लेते हैं, तो जोड़े हमारे पास ये एक जोड़ा बन जाएगा और हम दो चीज़ें निकालेंगे, एक हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे और एक हम निकालेंगे नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब जो जोड़ा बना है उनमें से ले ले, तो जोड़ा जो बना है उनमें से अगर ले ले तो वो b+3 आ जाएगा। और नॉन कॉमन फैक्टर का मतलब है जो जोड़े के बग़ैर है, तो जोड़े के बग़ैर एक b है मल्टीप्लाई बाय एक है b-3। तो कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर निकालने के बाद अब हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो एलसीएम का फार्मूला होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। एलसीएम इज इक्वल टू, कॉमन फैक्टर हमारे पास है b+3 और नॉन कॉमन फैक्टर है b×b-3। तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया पार्ट नंबर 3 का। इसके साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 तक सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। मज़ीद वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।